Hello students, so let's begin our new topic and we will move forward. अभी तक हमने इससे पहले क्या देखा? We have seen earlier this the molar conductivity, resistance, resistivity, etc. etc. ठीक है. अब हम क्या है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी होती है वैसे ही बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होती है. तो इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी कि उस सॉल्यूशन के अंदर की कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की. कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इलेक्ट्रोलाइट टॉपिक वैसे बेटा ये है ना थोड़ा सा 11th का टॉपिक है, उतना ज्यादा एक बार ब्रीफ में मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी 11th में. लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो हम एक वीडियो अलग से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, बहुत अच्छे से एक वीडियो अलग से बनाएंगे. इलेक्ट्रोलाइट वैसे तुम्हारे समझ में आता है, एक बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है दैट, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक्स है. ठीक है, 2 बीकर के अंदर अलग अलग एक एक इलेक्ट्रोड हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स है. इतना बस अभी समझ में आना चाहिए. तो उस मोलर कंडक्टिविटी किसे बोल रहे थे? ऐसे सॉल्यूशन को जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए. अगर उसकी बात करें तो कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता था. लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ऐसे ही, वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब नॉर्मलिटी के टर्म्स में बात होगी, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in it is known as equivalent conductivity. रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ से. ये इसका फॉर्मूला हो गया. मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ पे C ही था, लेकिन वो C क्या है? या तो मोलरिटी हुआ करता था या कुछ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जब इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो ये C क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. अब ये CEQ क्या है? तो मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया कि नॉर्मलिटी है. अच्छा, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? तो एनसीईआरटी में तो इसके टर्म्स है नहीं, लेकिन नॉर्मलिटी कंपटीशन वाले बच्चों को आनी चाहिए, तो मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं फिर से नॉर्मलिटी अलग से. ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है. ठीक है, नॉर्मलिटी किसे कहते हैं? कैपिटल N से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हम वापस आएंगे क्योंकि इसकी यूनिट हमें निकालनी है. और इसका फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अलग से निकालो कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. ग्राम इक्विवेलेंट का बेटा ये फॉर्मूला होगा, है ना. इसमें 3 सीरीज है, ये 3 तरीके से हमको निकालना पड़ेगा. ग्राम इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखे देता हूं तुमको, जिससे इजी हो जाए. हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमें गिवन वेट दिया है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते हैं. क्या करते हैं? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. फिर सर ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो इसका भी रास्ता है हमारे पास. इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर. ठीक है, अब ये जेड फैक्टर क्या है? जेड फैक्टर तुम्हें पता है, जैसे H2SO4 है तो इसके 2 आयन इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो हम क्या बोल देंगे? इसके लिए जेड फैक्टर हो गया 2. ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस है, इसमें क्या होगा? 2Al के हो गए, Al+3 के प्लस 3SO4 2 नेगेटिव के होंगे. लेकिन दोनों के कॉमन होने चाहिए. इसके 2 हो रहे हैं, इसके 3 हो रहे हैं. कॉमन होने के लिए क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके भी 6 आ जाते हैं, इसके भी 6 आ जाते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं उनको यहाँ पे जेड फैक्टर बोला गया है. रिडॉक्स रिएक्शन में आता है, तुमने देखा हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें 6 निकाला जाता है. तो इसके लिए इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए जेड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ठीक है, 6 एनायन के लिए, 6 कैटायन के लिए, तो जो कॉमन होता है वही लेते हैं. ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए जेड फैक्टर का तो लिख लो, साइड में लिख ही देता हूं मैं यहीं पे कि जेड फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, ये तो इसका मतलब हुआ। और इसका फॉर्मूला है बेटा, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि मान लो कि Z प्लस एंड Z माइनस क्या है, आर चार्ज आयंस है, लेट चार्ज आयंस है, ठीक है, एंड N प्लस एंड N माइनस क्या मान लो आर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब Z प्लस के लिए N प्लस और Z माइनस के लिए N माइनस, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब जानते हो तुम, जो संख्या आगे लगी हो, ठीक है, सिंबल के आगे, ये सब चीजें तो बता चुका हूं मैं। तो अगर मुझे टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है, जैसे NaCl है, 2-3 एग्जांपल दिए हैं, तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा ये, जब भी टूटेगा तो Z फैक्टर मुझे इसके लिए निकालना है। Z फैक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले पॉजिटिव के लिए देख लो, ऐसे ही नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए बराबर आना चाहिए। Z प्लस N प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना उसके पास चार्ज है और कितने ऐसे चार्ज हमारे पास उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो Z प्लस के ऊपर कितना है, 1 चार्ज है, और Na प्लस है कितने, नंबर कितने हैं, इनटू 1, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे Cl माइनस के लिए 1 आ गया, तो इसके लिए Z फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया। Al2SO4 थ्राइस के लिए देखो, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, इसके लिए Z फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Z प्लस N प्लस, पहले पॉजिटिव पार्ट के लिए देख लो, तो Z प्लस कितना है बेटा, जब ये एल्यूमिनियम टूटेगा तो किसमें टूटेगा, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, है ना। तो Z प्लस कितना है हमारे पास, चार्ज कितना है 3, इनटू नंबर कितना है, कोएफिशिएंट कितने हैं 2, कितना आ गया 6। माइनस के लिए निकालोगे Z माइनस N माइनस, तो क्या आएगा, हमारे पास चार्ज कितना है 2, माइनस प्लस मत लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खाली हमें पॉजिटिव नेगेटिव हम खुद बोल रहे हैं ना, नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो माइनस प्लस यहाँ कंसीडर नहीं करना है, केवल डिजिट लेनी है तुम्हें। और इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 3, 6, अभी बता रहा था ना मैं कि 6 आएगा, तो ऐसे 6 आता है, दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो Z फैक्टर निकालना आ गया, बिल्कुल सर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, Z फैक्टर निकाल के इसमें वैल्यू रखो, मोलर मास रखो, इक्विवेलेंट वेट निकल आया, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू यहां रखो, और गिवन वेट दिया ही होता है क्वेश्चन में, उससे हम क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, और नंबर ऑफ ग्राम, इसमें फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तुम्हें पता है ये नॉर्मलिटी निकल आएगी। जब ये नॉर्मलिटी निकल आए तो यहाँ पे CEQ क्या है, नॉर्मलिटी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इसकी जगह नॉर्मलिटी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें। चलो अब हम Z फैक्टर की यूनिट की बात करते हैं। Z फैक्टर कहां गया, Z फैक्टर, ठीक है, इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट लिख दे रहा हूं बेटा में, ठीक है। तुम पे यूनिट अब खुद निकालना आना चाहिए, ठीक है। लैम्डा EQ, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी, याद करवाएं क्या, याद करवा थक गया तुमको मैं, G/L/E, यही तो फॉर्मूला था, साइन है इसकी यूनिट और इसकी पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो रख दूं कंडक्टिविटी की जगह साइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, साइन पर सेंटीमीटर हो गया। अच्छा 1 मिनट, इस चीज और साइड में मिस कर रहा हूं कुछ, हाँ सही है, ठीक है। अब यहां पे नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, फॉर्मूला क्या था, ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है ना। लीटर को कितने सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो यहां पे तुम नॉर्मलिटी की यूनिट रखोगे ग्राम इक्विवेलेंट, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, पर लीटर, है ना, पर लीटर। इसे सॉल्व आउट कर दो, लैम्डा EQ की वैल्यू निकल आएगी, फटाफट सॉल्व करो जल्दी। क्या आएगा, साइमन पर सेंटीमीटर
लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट, और लीटर का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, पर लीटर, लीटर का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। बताओ 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं ये लिख सकता हूं सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में लिखना है तो 10⁻³ लीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें 1 लीटर को 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लैम्डा EQ इक्वल्स टू S, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, इसका डिवाइड होगा इसमें, तो पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये आएगा। लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिखो, और पर सेंटीमीटर डिवाइड होगा, 2 बार कटा सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या ये यूनिट समझ में आई? ठीक है, यही इसकी यूनिट होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हाँ, एक टॉपिक बचता है, इसके बाद बेटा कुछ भी रहना नहीं चाहिए बस। हाँ चलो, एक छोटा सा टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं वो यहाँ पे करा देता हूं। रिलेशन बिटवीन, टॉपिक डालो, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा EQ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। करें इसे? हाँ सर करवाओ। तो लैम्डा एम क्या होता है बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। लैम्डा एम क्या होता है बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। क्या यही होता है? ठीक है, ये नॉर्मलिटी है। क्लियर? क्लियर सर। नाउ चलो अब क्या करेंगे हम, इसकी जगह दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे से, बस रिलेशन निकल आएगा, बात खत्म। लैम्डा EQ लिखो, मैंने एन लिख दिया है, सॉरी बेटा, इसे EQ कर लेना। तो क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। 1000 कैंसिल, कप्पा कप्पा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बचा, n अपॉन m बचा, है ना। नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी को और एक्सपेंड कर सकते हैं, हाँ कर लो। नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यही होता है। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, देयरफॉर लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ क्या आया अभी हमारे पास बन के, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या था फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही था सर, था तो यही। और नंबर ऑफ मोल्स देख लेना, अभी थोड़ा सा वीडियो को वापस ले जाके देख लेना, यही था ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, मोलर वेट, मोलर मास लिख दे रहा हूं, ठीक है। गिवन वेट से गिवन वेट, वेट कैंसिल, ये क्या आ गया बेटा, लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ, क्या बन गया यहाँ पे, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट बन गया। नाउ मोलर मास तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, अभी भी इक्विवेलेंट वेट एक्सपेंड हो सकता है। हाँ क्या होता था इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास अपॉन Z फैक्टर, यही होता था, यही होता था।
कैंसिल, क्या बचा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड फैक्टर। क्या आया हमारे पास, ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई। अब जो लिख रहा हूं बीच का नहीं आता डेरिवेशन, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी भी बोर्ड में ये डिराइव तुमसे नहीं कराएगा, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। कुछ ये सब आता है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें कुछ रटना नहीं पड़ेगा, एक एक स्टेप तुम समझ के कर रहे हो। लेकिन नहीं आता है उनके लिए ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है, ये याद रख लो, बस बात खत्म। ये रिलेशन है दोनों के बीच में। और थोड़ा एक्सपेंड करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू जेड फैक्टर। बड़ा आसान सा है, मतलब अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी मिल गई तो सिंपल उस इलेक्ट्रोलाइट का जेड फैक्टर निकाल दो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आराम से निकल आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। चलो ये भी हो गया। अब अच्छा टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। और यहाँ पे काफी लेंथी चैप्टर रहा है तुम्हारे लिए और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है, लेकिन अच्छे से एक वीडियो को रोक रोक के पुश कर करके, ठीक है, पुश मतलब पॉज कर करके धीमे धीमे देखना है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम निकालते हैं बेटा मेजरमेंट of molar conductivity, measurement of molar conductivity experimentally। ठीक है, खैर चालू। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटली में क्या है बता रहा हूं मैं। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। उसमें मोलरिटी से डिवाइड कर दो इलेक्ट्रोलाइट से, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे केवल इस मोलर कंडक्टिविटी को हटा के ये कर दूं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दोनों बोल सकते हैं ना। यूपीएससी ने उसको कंडक्टिविटी बोल दिया, तो मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। कंडक्टिविटी मिल गई, कप्पा की वैल्यू मिल गई, मतलब लैम्डा एम तो अपने आप निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, फटाफट से जाएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट एक सेल लेंगे। क्या होगा इसमें, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। ये अलग अलग डिजाइन की हो सकती है। मैंने भी क्या करूं, आखिर में आके थोड़ा सा ड्राइंग बनाना सीख ही लिया, थोड़ी बहुत आती है बेटा, ज्यादा तो नहीं आती, थोड़ी सी बड़ी बनाने दो, है ना, नहीं तो डिस्टेंस डिफरेंस नहीं दिखा पाऊंगा। एक इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड इधर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ ऊपर से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। उतनी ज्यादा टेंशन नहीं देनी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है बेटा। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड किसके रहेंगे, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड रहेंगे, ये प्लेटिनम वायर, ठीक है। और ये फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम से यहाँ पे कोटिंग रहेगी इस वाले पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गए, क्लियर। ये क्या है, प्लेटिनम वायर है, पीटी वायर, ठीक है बेटा। ये क्या है, प्लेटिनम की कोटेड फिल्म है, कोटेड से भी है, प्लेटिनम के पाउडर से ही उसको कोट किया हुआ है अच्छे से, क्लियर। ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। ये जो सेल है इसको हमने बेटा, ठीक है, बाहर से इंसुलेट किया हुआ है। बाहर से इंसुलेट इसलिए किया हुआ है जिससे टेम्परेचर का कोई वेरिएशन ना आए। समझ में आ रही है तुम्हारी ये बात? बाहर से क्या किया है, इंसुलेट मतलब बाउंड्री लगा रखी है, इंसुलेटिंग बाउंड्री, जिससे बाहर से क्या है, कोई भी टेम्परेचर, तुम्हें पता है अगर टेम्परेचर, हम कुछ काम कर रहे हैं बीच में टेम्परेचर वेरिएट हो गया गलती से, तो क्या होगा,
क्या होगा, हमने जो मेजर किया कंडक्टेंस वो चेंज हो जाएगा, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये इंसुलेटिंग बाउंड्री लगा दी। ठीक है सर, इंसुलेटिंग बाउंड्री लगा दी, इसे कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं जो बना रहा हूं। अलग अलग तरीके की कंडक्टिविटी सेल मार्केट में अवेलेबल होती है, जिनमें से एक ही है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं बस। इसमें से कभी कभी 1-2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाना जरूरी है, 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिसॉल्व होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, ठीक है, वो जो वाटर है जिसके अंदर वो डिसॉल्व है, उस वाटर को लेना है बेटा, कंडक्टिंग वाटर है। क्या है, कंडक्टिंग वाटर हैविंग कंडक्टिविटी नियरली जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट, नियरली जीरो। सो कंडक्टिविटी लगभग जीरो होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि जो टोटल कंडक्टिविटी होती है कप्पा, ठीक है, टोटल कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या है, किस किस पे डिपेंड करेगी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। लेकिन जब हमने इसकी जीरो ले ली तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, जो कंडक्टिविटी टोटल आएगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रोलाइट की होगी। अब वो इलेक्ट्रोलाइट 1 हो 2 हो जितने हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो खाली बता रहा हूं। ठीक है बेटा, अब इतना काम हो गया। इसके अंदर का टेम्परेचर मैं फिक्स कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक फिक्स, ये मेरे पास डिवाइस, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं तो सब चीजें फिक्स करके लेनी पड़ेंगी। अब ये 25 डिग्री से ना इधर जाएगा टेम्परेचर ना उधर जाएगा, क्योंकि बाहर हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, ये सब हो गए, इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, एक नाम सुना है तुमने, क्या नाम सुना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स में आता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये क्या हो गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, L हो जाएगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो एरिया है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना हो जाएगा, A। दोनों का मिला के क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा। ठीक है, और तुम लोग जानते हो, मैं यहाँ एक बार याद रिमाइंड कराता हूँ तुम्हें, कंडक्टिविटी क्या होती है, G इंटू L/A। यही तो होता था, मतलब हमें G की वैल्यू मिल जाए, मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाए, और दूसरा सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए बेटा, है ना, L/A की वैल्यू मिल जाए, तो हमारा आंसर निकल आएगा कंडक्टिविटी। तो मैं वही अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो L मिल गया मुझे, A मिल गया मुझे, क्रॉस सेक्शन मिल गया, अब G चाहिए। तो G निकालने के लिए क्या होता है, G क्या होता है बेटा, 1/R होता है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है फिजिक्स में, और वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि, व्हीटस्टोन ब्रिज तो मैंने देखा होगा थोड़ा सा, ठीक है, मेरी फिजिक्स वाले ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे इसे, मैं थोड़ा सा पढ़ा सकता हूँ जितना मुझ पे आता है। क्या करते हैं इसमें, हम 4 रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं, यही था। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं है, लेकिन मेंटेन कर लेना बेटा अपने आप। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जिसमें एक निडल होती है, ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्ट रहता है, ये एक बैटरी से कनेक्ट रहेगा। ये कनेक्ट हो गया बेटा, चलो। अच्छा, मैं इसे बोल देता हूं, ये बेटा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। अच्छा देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस मैं खुद से लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये तीनों रेजिस्टेंस मैं खुद से लगा रहा हूं, मतलब इनकी वैल्यूज मुझे पता है जब मैं खुद से लगा रहा हूं। तो इनमें से किसी एक को मैं वेरिएबल कर देता हूं, इसको मान लो वेरिएबल कर दिया, जिससे क्या होगा, मान लो मैंने इन दोनों की कांस्टेंट कर दी, ठीक है, तो जो मैं रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन करना चाहता हूं, एक की हेल्प से भी कर सकता हूं। ठीक है, और ये जो R3 है ये बेटा अननोन है, ये क्या है, अननोन है, जो हमें कैलकुलेट करना है। और ये अननोन किसका है, ये सेल का है। तो मैं इसको यहां से उठा के एक वायर को इधर जोड़ दूं और एक वायर को इस वाले इलेक्ट्रोड पे जोड़ दूं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट कितना भी भरा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहीं तक होगा, ये और याद रखना। ठीक है, जितना भी भरा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
है ना। इसमें पूरे इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस निकाल दो, बस बात खत्म। रेजिस्टेंस निकला मतलब कंडक्टेंस निकला। तो R3 यहां से जोड़ दिया, तो इसका मैं यहां रेजिस्टेंस ऐसे भी कर सकता हूं इस सर्किट को, ठीक है। या फिर वहां पे मैंने उसको शॉर्ट में दिखा दिया और या फिर ऐसे कनेक्ट करके दिखा दिया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है बेटा, क्या कंडीशन होती है कि जब R1, ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस इस तरीके से तुम्हें मेंटेन करने हैं, इस तरीके से मेंटेन करने हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, जब इसमें करंट मूव करेगा, इस सर्किट के अंदर करंट मूव करेगा, अगर यहां से करंट फ्लो होता है ना, यहां से यहां पे, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो सीधी ना होके, सीधी नहीं होके कुछ ऐसी होगी, लेकिन हमें मेंटेन क्या करना है कि ये सीधी हो। मतलब इसके अंदर यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो करंट नीचे जा रहा है वो I = 0 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस्ड। और इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बोलते हैं ना। हाँ सर, ये सब तो मैं फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे ज्यादा अच्छे से। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज शायद पढ़ा भी दिया होगा, जहां तक है मेरे दिमाग में, शायद स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये सब आता है, ठीक है। कुछ ने पढ़ा हुआ, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, सब आराम कर रहे हैं। क्या करेंगे सर, पढ़ के हैं, पढ़ के हम पढ़ने के लिए आए भाई, तो किसके लिए आए हो तुम लोग? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, जब ये 0 हो गया तो R1/R2 इक्वल्स होता है R3/R4 के, ठीक है। नाउ सिंस R1, R2 and R4 are known, therefore we can calculate R3 easily। फॉर्मूला बना लो, इससे R3 क्या हो जाएगा, R1/R2 × R4 हो जाएगा। तीनों की वैल्यू तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुमने क्यों रखा है जिनमें एक ये वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल भी तुमने फिक्स तो कर दिया होगा ना, लास्ट में जो भी वैल्यू आ रही है, जिसपे 0 हो रही हो निडल, उसको वैल्यू कंसीडर कर लेना। तीनों की वैल्यू रखो, R3 मिल जाएगा, R3 के बाद G मिल जाएगा। ये जो R3 मिला है किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का ही तो मिल रहा है, यही कनेक्ट है देखो। तो G निकाल लेंगे, फिर इसका 1/R से G निकल गया तो कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। कंडक्टिविटी क्या थी, G × L/A, L हमें अंदर से पता है, ठीक है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, कंडक्टिविटी दी होगी, G दी होगी और L/A, मतलब सेल कांस्टेंट पूछ लेगा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है। और ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। एक चीज में बताना भूल गया, एक चीज मिस हो गई, वो चीज क्या है कि जो करंट हम यहां पे पास कर रहे हैं सर्किट के अंदर, वो करंट इट मस्ट बी नेसेसरी, लिख दे रहा हूं यहां पे, ये सब लिख के वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, द करंट यूज्ड हियर must be AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, मस्ट बी AC है। अगर DC यूज करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये तो तुम 10th में भी पढ़ चुके हो। क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड के आयन, ठीक है, मतलब ये मान लो फॉर एग्जांपल NaCl है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो आयन इधर भागने लग जाएंगे, ये इधर भागने लग जाएंगे। और तुम्हें पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका इलेक्ट्रोड नीचे से गलता चला जाएगा और दूसरे वाले का बढ़ता चला जाएगा। तो जो चार्ज है वो एक जगह बढ़ेंगे, एक जगह घटेंगे, ठीक है। ये कंडीशन होती है जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर डीसी करंट लगाते हैं। क्या बोल रहा हूं, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर डीसी करंट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि डीसी करंट वेरिएट नहीं होता है और चार्ज एक ही तरीके से, मतलब नेगेटिव इधर जा रहा है तो नेगेटिव इधर ही जाता रहेगा, पॉजिटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर ही जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। बट ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम लगाते हैं इसी को, तो होगा क्या बेटा, चार्ज डिपोजिशन होता रहेगा। डीसी करंट जब लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और चार्ज डिपोजिशन होता रहेगा, मतलब नेगेटिव इकट्ठा होता रहेगा और पॉजिटिव यहां से गल गल के टूटता रहेगा। तुमको पता है ऑक्सीडेशन जहां पे होगा, एक तरफ पतला होता चला जाएगा इलेक्ट्रोड, एक तरफ मोटा होता चला जाएगा, तो फिक्स हो गया।
इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, ब्रीफ में तुम जानते हो। लेकिन जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो क्या होगा, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव कभी ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पे अगर ज्यादा नेगेटिव बढ़ता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब यही होता है ना, फ्लक्चुएशन। और इससे होगा क्या कि सीयर कंफ्यूज हो जाएगा, अभी ये पॉजिटिव है चलो इधर चलो, अरे नहीं नहीं ये फिर थोड़ी देर के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा ये इधर चलो। तो होगा क्या कि चार्ज डिपोजिशन नहीं होगा, और चार्ज डिपोजिशन नहीं होगा तभी तो हमें एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट का, और तभी हमें फिक्स्ड कंडक्टेंस मिलेगा। तो ये हमारे लिए अर्जेंट नीड है इस सेल के लिए कि चार्ज डिपोजिशन ना हो, और चार्ज डिपोजिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। ठीक है, 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है, यहां से 1 मार्क का एमसीक्यू बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई वी यूज अल्टरनेटिंग करंट इंस्टेड ऑफ डीसी इन केस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, टू अवॉइड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से पिछले बार शायद स्कूल के अंदर प्री बोर्ड के अंदर भी एक क्वेश्चन डाल दिया था एमसीक्यू में। ठीक है, हो गया, यस सर, समझ में आ गया, बिल्कुल। तो क्या हम 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। चलो बेटा, ये क्वेश्चन दिया है हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए। एक बार शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूं मैं कि जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हो या वो निकालनी हो तो पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करनी है हमेशा। मतलब सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इक्यू इनटू जेड फैक्टर। ठीक है, मतलब लैम्डा इक्यू जब भी पूछता है तब क्या करना, पहले लैम्डा m निकाल लो, उसमें जेड फैक्टर तुम्हें पता चल ही जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का आसानी से, और लैम्डा इक्यू निकाल लो। वो नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूले से मत जाना, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है बेटा, है ना, सॉरी गिवन क्या क्या है देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें दिया है 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्लियर नाउ, इसके बाद लैम्डा इक्यू हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन दिया इलेक्ट्रोलाइट की MgCl2 दिया है। ठीक है, MgCl2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, 0.05 मोल पर लीटर। अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, 0.05 मोल पर लीटर MgCl2। इसके लिए जेड फैक्टर यहीं पे निकाल दो, क्या होगा, MgCl2 किसमें टूटेगा बेटा, Mg+2 प्लस Cl 2Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो Z+N+ क्या हो गया, 2, चार्ज कितना है 2, कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो कितना हो गया 2 आ गया। Z-N- निकालोगे तो भी 1 चार्ज है और कोएफिशिएंट है 2, तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो जेड फैक्टर आएगा दोनों तरीके से 2, तो जेड फैक्टर की वैल्यू क्या पूछता है, ए सेल विद इलेक्ट्रोड दैट आर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सरफेस एरिया, मतलब एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, फील्ड विद MgCl2, हाउ मच करंट विल फ्लो, है ना, हाउ मच करंट विल फ्लो, करंट पूछा है हमसे, मतलब आई पूछा है। वाह, अच्छा खासा क्वेश्चन बना दिया है। When the potential difference between two electrode is 5 volt, अरे सर ये तो हम कर देंगे 5 volt, ये भी गिवन है, साफ साफ दिख रहा है बेटा। करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू ये होता है ना ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो यहां से I इक्वल टू क्या हो गया, V/R हो गया।
पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, खेल बचा रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस निकालना तो पड़ेगा। रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, देखो रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें उल्टा मूव करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमें लैम्डा इक्यू दिया है, लैम्डा एम इंटू जेड फैक्टर यूज करके क्या हमें, ठीक है, सॉरी हमेशा उल्टा लिख देता हूं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, लैम्डा एम निकाल लेंगे, आराम से हमें मिल जाएगी जो भी वैल्यू मिलती है। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, केवल तुम्हें रास्ता बताऊंगा। लैम्डा एम मिल गया, इसके बाद जो भी मिलता है लैम्डा एम, मान लो यहाँ पे वैल्यू आती है एक्स, ठीक है। लैम्डा एम का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू मोलरिटी, कप्पा डिवाइड बाय मोलरिटी इंटू 1000, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें मिली गई लैम्डा एम की, कितनी मिली, एक्स। तो लैम्डा एम की जगह यहाँ पे मैं एक्स रख दूंगा, हाँ जो भी आ रही हो, ठीक है। मोलरिटी हमें पता है 0.05 मोल पर लीटर, तो यहां से हमें कप्पा मिल जाएगा, है ना। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से कप्पा मिल जाएगा। और कप्पा इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी, G इंटू एल बाई ए होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो G की वैल्यू 1/r होती है, L दिया है और A दिया है, ठीक है। और कंडक्टिविटी तुमने कैलकुलेट कर ली, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना लो, 1 कप्पा इंटू एल बाई ए। कंडक्टिविटी यहां से कैलकुलेट की, L गिवन है, A गिवन है। रेजिस्टेंस निकालो, जो भी वैल्यू आती है, मान लो Y आती है, इस वाले फॉर्मूले में रख दो। I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 5 वोल्ट, R की वैल्यू यहां से आएगी, I मिल जाएगा हमें एम्पियर में, कुछ वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू में तुम्हें आंसर बता देता हूं, आंसर आ रहा है इसका 3/10 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 3/10। प्रोसेस बता दिया मैंने, उल्टा अप्रोच करना है, ठीक है। मैंने तुमसे बोला था कि जब भी पहले देखो क्या पूछा है, उसका फॉर्मूला लिख डालो, तो पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है और क्या हमें निकालना पड़ेगा। अब जो निकालना है, उसके निकालने के गिवन कंडीशन में से क्या रास्ते बन सकते हैं, तो वो हमारे पास यही रास्ता है कि हमें लैम्डा इक्यू दिया हुआ है, जेड फैक्टर हमने इससे निकाल लिया MgCl2 से, है ना। अभी सिखाया कैसे निकाला था, तो जेड फैक्टर निकाल लिया, तो हमने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। तो मोलर कंडक्टिविटी की तो वैल्यू है x, ये हम लैम्डा एम ही तो है, जो वैल्यू आई उसे मैंने x मान लिया, कुछ तो आएगी मोलर कंडक्टिविटी, उसको मैंने x मान लिया। और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला रहता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, इसके बराबर रखो। मोलरिटी हमें पता है, x पता है, कप्पा निकल आएगा, कंडक्टिविटी निकल आई, कंडक्टिविटी का ये दूसरा फॉर्मूला रहता है G इंटू एल बाई ए। G क्या होता है, 1/r होता है, L दिया है, A दिया है, R दिया है। रेजिस्टेंस तो गिवन है ना, हमें कहां गया, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है क्या, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेना। फील्ड विद इलेक्ट्रोड विद 1 सेंटीमीटर, दिस दैट, एक मिनट क्वेश्चन। हाँ सॉरी, रेजिस्टेंस तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कप्पा, सॉरी कंफ्यूज हो गया था मैं, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, कप्पा निकल आया, वैल्यू रखो, इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो, आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और तुम्हें यहां से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। बस करना क्या है, एकदम हमको हमारी प्रोसेस फॉलो करनी है, कभी कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। बाकी तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्लियर बेटा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो किस पे होगी, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, उसके बाद वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसको फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर ये दो मिलके, और कोलरोस लॉ, एक वीडियो इसकी होगी। इसके बाद हाँ मैं समझता हूँ इसके बाद तुम्हें 4 लेक्चर और मिलेंगे, 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक दिन में मैं लगभग एक टॉपिक करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कराता हूँ, वीडियोस लंबी होती है क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फास्ट समझाऊंगा तुम्हें कंफ्यूजन होगी, फिर मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है। जल्दी पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता है,
क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एकदम बेस्ट लेवल से, जिससे केवल बोर्ड के नहीं अच्छे से कंपटीशन के क्वेश्चन भी तुम समझ सको। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तुम्हारा बेसिक डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे तुम्हारा अगर पहला स्टेप मजबूत रखा है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे कमजोर रह गए, फिर तुम बोलते हो सर आपने जो क्लास में पढ़ाया था, और जो ऐसा नॉर्मली होता है बच्चों के साथ कि सर आप जो क्लास में पढ़ाते हैं, आप जो न्यूमेरिकल कराते हैं वो तो आसान होते हैं, लेकिन हमसे जब कोई अलग से क्वेश्चन करवाता है तो होते नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके चल रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट वीडियो।